भाई मुझे तो शबनम की आंखों में कुछ दिख रहा है और मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, हमें सबसे पहले ना इसी से पूछताछ करनी चाहिए। जैसे ही घर वाले उस घर के नजदीक गए, उनके होश उड़ गए। उनकी आंखों के सामने 7 लाशें पड़ी हुई थी और उन लाशों के सामने शबनम बैठी हुई थी। यार, शबनम के घर के सबसे नजदीक मैं ही रहता हूँ कि मैं तो नहीं फंस जाऊंगा। जी मुसीबत है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सच बोलने को तैयार नहीं है या फिर क्या पता सच बोलकर ही तो करना क्या है? मार देते हैं इसे। दर्द की एक बड़ी अजीब सी आदत होती है, वो जिसे भी छूता है उस इंसान को बदल देता है। बेगुनाह सुक्कन दर्द से बचने के लिए गुनहगार तक बनने को तैयार होते हैं। नमस्कार, 16 ने सच के इस क्राइम स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं साल 2008 में हुए उत्तर प्रदेश के उस लाल इश्क की दास्तान जिसने यूपी को दहला कर रख दिया था, थर्रा कर रख दिया था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात के तकरीबन 2:30 बजे अचानक एक औरत की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। जैसे ही घर वाले उस घर के नजदीक गए, उनके होश उड़ गए। उनकी आंखों के सामने 7 लाशें पड़ी हुई थी और उन लाशों के सामने शबनम बैठी हुई थी। किसी की जिंदगी से जब कोई अपना बिछड़ जाता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। यहां तो शबनम के परिवार से जुड़े 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 15 अप्रैल 2008 को शबनम की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। 7 लोग, एक घर, सिर्फ एक रात ने शबनम के लिए सब कुछ बदल दिया। उसके पापा शौकत अली, उसकी मां हाशमी, उसका बड़ा भाई अनीस, छोटा भाई राशिद, उसकी भाभी अंजुम, उसकी भांजी राबिया और उसके बड़े भाई का बेटा अर्श। इन सब की लाशों के सामने बैठकर शबनम की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्यों किया किसी ने ऐसा। सुबह के 4 बजे जब पुलिस को यह मालूम हुआ कि अमरोहा जिले के हसनपुर थाने के 52खेड़ी गांव में एक ही मुस्लिम परिवार के 7 लोग मारे गए, तो वो तुरंत गांव की तरफ निकले। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उन 7 लोगों की गर्दन काटी हुई थी। जहां एक तरफ घर के अंदर पुलिस 7 लाशों को देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें गांव में मौजूद लोगों का गुस्सा भी देखना पड़ रहा था। कुछ घंटों पहले जिस गांव के लोग बड़े चैन से सो रहे थे, वो इस वक्त एकदम बेचैन हो चुके थे। और इन सब के बीच शबनम के घर के बगल में रहने वाला सलीम, उसने अपने दोस्त को फोन कर दिया। यार, शबनम के घर के सबसे नजदीक मैं ही रहता हूँ कि मैं तो नहीं फंस जाऊंगा। कौन था सलीम? वो इतना डरा हुआ क्यों था?
ये कोई नहीं जानता था, न गांव वाले न पुलिस वाले। लेकिन वो ये जरूर जानते थे कि इतनी खतरनाक मौत कोई हैवान या फिर कोई जानी दुश्मन ही दे सकता है। पुलिस को अब वही पता लगाना था कि कौन है उनका इतना बड़ा दुश्मन जिसकी हैवानियत की सारी हदें इस वारदात से पार हो चुकी थी। आने वाले कुछ दिन पुलिस के लिए बेहद मुश्किल होने वाले थे। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत अपने आप में एक बड़ा हादसा था। पुलिस जानती थी कि अगर वो कातिल तक नहीं पहुंचे तो सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं पर उठेंगे। इसलिए उन्होंने वही किया जो ऐसे मामलों में अक्सर किया जाता है। शबनम के घर के बाहर ही अपना कैंप लगा दिया। सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि जब तक कातिल नहीं मिलता यहां से कोई नहीं हिलेगा। जो कि ये एक माइनॉरिटी परिवार का मर्डर था, इसलिए मामला राजनीतिक भी बन गया था। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी वहां पहुंच चुकी थी। सुरक्षा कर्मियों की भीड़ में खड़ी होकर उन्होंने जनता से वादा किया कातिल जल्द पकड़ा जाएगा और फिर उसके बाद शबनम को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस ऐलान के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश की चाबी को घुमाना शुरू किया और इस कत्ल से जुड़ी हर ताले को खोलने की तैयारी में जुट गई। यार कितनी अजीब बात है यार। मतलब एक घर में 7 लोगों की मौत होती है और सिर्फ एक जिंदा बचता है। भाई मुझे तो शबनम की आंखों में कुछ दिख रहा है और मैं सबसे पहले बता रहा हूं, हमें सबसे पहले ना इसी से पूछताछ करनी चाहिए। अरे नहीं यार, तुम भी रात को क्या बात करते हो एकदम। अभी शबनम के साथ पूरा गांव है। इस वक्त तहकीकात की, पूछताछ की, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ हम पर उंगली उठ जाएगी। ये वो शबनम क्या नाम ले रही थी रोते हुए? सुक्कन। सबसे पहले मुझे लगता है पूछताछ सुक्कन की करनी चाहिए। सुक्कन 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 ने मारा है, मेरे परिवार को सुक्कन ने मारा है। सुक्कन ये शबनम के पापा का भतीजा था, यानी कि रिश्ते में वो शबनम का भाई था और रिश्ते में वो एक ही परिवार का खून था, पर खून से भी गाढ़ी थी वो जमीन जिसकी वजह से सुक्कन और उसके पापा के बीच लड़ाई हो गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने सुक्कन को गिरफ्तार कर लिया। साहब मैंने किसी को नहीं मारा। साहब मैंने किसी को नहीं मारा। साहब सुन 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 सुन, झूठ मत बोल। तेरे को मालूम है अगर पुलिस का डंडा पड़ता तो गूंगे भी बोल मैंने पड़ते किसी हैं। को नहीं मारा साहब, मैं किसी को नहीं मारा साहब। ये तो बार बार इतनी मार खा चुका है उसके बाद भी मना कर रहा है। क्या करें? क्या चाहता है? साहब क्या क्या मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब। बेल्ट से लेकर इलेक्ट्रिक शॉक तक पुलिस ने सुक्कन को हर वो सजा दी जिससे वो टूट जाए और हुआ भी बिल्कुल वैसा। सुक्कन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। शबनम के परिवार का कातिल वही है। साथ में उसने 14 से 15 लोगों के नाम भी बताए जो इस हत्याकांड में शामिल थे। सुक्कन जिन 14-15 नामों को उगल गया था, पुलिस ने उनमें से 10 को पकड़ लिया था। अजीब बात यह थी कि हर आदमी एक जैसी आंखों से देखता और एक ही बात कहता, हमने कत्ल नहीं किया। बाकी 5 को भी जब पुलिस ने ढूंढ निकाला तो उनका जवाब भी वही था जो पहले 10 लोगों ने दिया था। अब पुलिस को शक हुआ कि शायद सुक्कन कोई खेल खेल रहा है। क्या खेल खेल रहा है तू? जितनों के नाम तुमने लिए हैं ना, वो सबके सब बेगुनाह हैं। साहब बेगुनाह तो मैं भी हूँ साहब। माल है यार। अरे तू बेगुनाह है तो पहले दफा हाँ क्यों बोली? साहब टूट तो मैं भी चुका हूँ साहब। मैं डर की वजह से कहीं मैं मर न जाऊँ इसलिए मैंने झूठ बोल दिया साहब। अच्छा, डर गया था ये। तूने झूठ बोला हमसे? जी साहब, मुझे डर था कि आप लोग कहीं मुझे मार न दें साहब। दर्द की एक बड़ी अजीब सी आदत होती है, वो जिसे भी छूता है उस इंसान को बदल देता है। बेगुनाह सुक्कन दर्द से बचने के लिए गुनहगार तक बनने को तैयार हो गया था। जी मुसीबत है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये सच बोलने को तैयार नहीं है या फिर क्या पता सच बोल कर ही तो करना क्या है? मार देते हैं इसे। कैसी बात कर रहे हो चल यार? चल चल
चल साहब कहाँ ले जा रहे हो साहब? साहब कहाँ ले जा रहे हो मुझे साहब? मारने ले जा रहे हैं नहीं, बाबू। साहब, चल चल चल, अरे चल तो चल सही। साहब, नहीं, साहब। चल 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 चल। सुक्कन से सच उगलवाने के लिए पुलिस ने टॉर्चर की डिग्री बढ़ाने का फैसला लिया। हसनपुर के आगे जहां गंगा बहती है वहां ले जाकर सुक्कन को एक पेड़ से बांध दिया गया। तभी उन्होंने सुक्कन के मुंह से कुछ ऐसा सुना जिसकी उन्हें रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। उसने पुलिस वालों को क्या कहा? लगता तुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। साहब मुझे मारना है तो मार दो साहब, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है केवल, मैंने किसी से 3,000 रुपए उधार लिए थे, वो चुकता कर देना। चाहूंगा तो मैं वैसे ही नर्क में। सुक्कन की वो बात सुनकर वहां पर मौजूद पुलिस वालों को ये लगने लगा कि सुक्कन काफी शरीफ इंसान है। जो इंसान 3,000 रुपए के कर्ज का सोचकर नर्क जाने की बात कर रहा हो, वो आखिर 7 लोगों का कातिल कैसे हो सकता है? और फिर पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। पूछताछ का दायरा बढ़ता गया। पुलिस ने इलाके के सभी क्रिमिनल से भी पूछताछ की। कातिल का मोटिव क्या था? पैसा, दुश्मनी या इश्क, या कोई ऐसा राज जिससे जानने का हक किसी को नहीं था? पुलिस ने गांव और आसपास के लोगों से शबनम और उसके परिवार के बारे में भी पूछा, जैसे कि कहीं शबनम का कोई अवैध संबंध तो नहीं। इस सवाल का जवाब पुलिस को 4 उन लड़कों के नाम पर मिला जो कभी शबनम के दीवाने थे। उनमें से एक था सलीम। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, तो पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए क्यों बुलाया है? कहीं मैं ना फंस जाऊं। पुलिस की पूछताछ इतना सख्त थी कि अगर दीवारों का दिल होता तो शायद वो भी धड़कने लगता, डरने लगता। लेकिन उसके बाद भी सलीम ने पुलिस को कुछ ऐसा नहीं बताया जिससे ये साबित हो जाए कि सलीम कातिल है। पुलिस ने और जबरदस्ती न करते हुए रात के 2 बजे सलीम को छोड़ दिया। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस की हवा ही बदल दी। रिपोर्ट साफ कह रही थी मरने से ठीक पहले 7 लोगों को कोई नशीला जहर दिया गया था। इसका साफ मतलब यही था कि कातिल घर की चौखट के बाहर नहीं, अंदर ही घूम रहा था, या फिर कोई ऐसा शख्स जो इस परिवार के हर कमरे, हर आदत और हर कमजोरी को जानता था। पुलिस को सबसे पहला शक शबनम पर हुआ, क्योंकि उनके दिमाग में ये सवाल था, पहले दिन से ही था, कि कातिल ने अकेले शबनम को क्यों जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक शख्स को शबनम के साथ लगा दिया। उस आदमी ने शबनम को यकीन दिला दिया कि वो शबनम के बड़े भाई का दोस्त है, जो कि उस आदमी का नाम हम रिवील नहीं कर सकते, तो हम उसे एक पेन नेम देते हैं, यानी कि उसे एक काल्पनिक नाम दे रहे हैं, मनोज। मनोज ने पुलिस को साफ साफ बताया कि शबनम की बातों में उसे जरा सा भी दुख नजर नहीं आया, न दर्द न सदमा, कुछ भी नहीं। उसे हर लम्हा बस एक ही बात चुभ रही थी कि कोई अपना पूरा परिवार खो दे और उसके चेहरे पर एक हल्की सी शिकन तक न हो। मनोज का शक अब शक नहीं रहा था। उसे यकीन था कि इस खौफनाक हत्याकांड में शबनम की इन्वॉल्वमेंट जरूर है। अचानक शबनम की तबीयत बुरी तरह से बिगड़ने लगी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचते ही केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि शबनम प्रेग्नेंट है। यह खुलासा इस पूरे मामले की बुनियाद को हिला देने वाला था। शबनम परिवार हत्याकांड की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। और उसके हिसाब से अगर शबनम अपने पूरे परिवार की कातिल है, तो अब सवाल ये खड़ा होने लगा कि शबनम ने ये क्यों और किस लिए किया। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि शबनम अकेली नहीं थी। शबनम के साथ वो कौन शख्स था जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल रहा।
पुलिस को अब पूरा यकीन हो चुका था कि इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की तहें किसी गहरे अंधेरे प्यार के राज से जुड़ी हुई है। शक की सुई जैसे ही शबनम की ओर मुड़ी, पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए और वहीं उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू यानी कि सबसे बड़ा सुराग मिला। तब उन्हें एक नंबर मिला जिसका शबनम से लगातार कांटेक्ट था। इस नंबर पर शबनम लगातार बात कर रही थी। जांच में सामने आया कि हत्या वाली रात 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक शबनम ने उस नंबर पर 56 से ज्यादा कॉल किए थे और एक शख्स था वो जिसको 56 से ज्यादा कॉल किए गए थे और ये शख्स कोई और नहीं, सलीम था। बेटे सलीम, सच की उम्र बहुत लंबी होती है, इसलिए वो झूठ की तरह भागता नहीं है बेटा। वो हमेशा लौट कर वापस ही आता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे तू हमारे साथ। नहीं सर, 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 क्या नहीं, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। अरे क्या नहीं, नहीं सर, नहीं चाहिए हमें, नहीं, नहीं, क्या नहीं, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। सलीम को अब साफ समझ आ गया था कि उसके बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सांसें भारी, नजरें झुकी हुई और सच उसके गले में फंसे कांटे की तरह चुभ रहा था। आखिरकार टूटे हुए मन और कांपती सी आवाज में उसने वो राज उगल दिया जिसका बोझ वो कई दिनों से ढो रहा था। हाँ सर, हाँ, मैंने और शबनम ने मिलकर पूरे परिवार को मारा है सर, पूरे परिवार को। क्यों किया तूने ये सब करने के लिए मुझे शबनम ने कहा था सर। शबनम ने कहा था अगर पूरे परिवार समाप्त हो जाएगा तो उनकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी और पूरी जिंदगी हम खुशहाली से बिताएंगे। पुलिस को आगे सच बताते हुए सलीम ने बताया कि वो एक ईंट भट्टे पर काम करता था। वहीं दूसरी तरफ शबनम एक अमीर घर की बेटी थी। शबनम का परिवार वही असली चेहरा था उस समाज का जो प्यार नहीं, खानदान देखता है, दिल नहीं, दौलत मापता है, इंसान नहीं, इज्जत तोलता है। उन लोगों ने शबनम को सलीम से दूर रहने का हुक्म दे दिया और इसी एक फैसले ने उनकी जिंदगियों का कत्ल कर दिया। तो भाई कैसे मारा तुमने? सर उस रात जब शबनम के परिवार वाले खाना खा के उठे तो शबनम ने उनके लिए बड़े प्यार से चाय बनाई और उस चाय में एक नशीला पदार्थ डाल दिया, जिसको चाय पीने के बाद सब लोग गहरी नींद में सो गए और हमने एक एक करके सबका गला काट दिया, कुल्हाड़ी से काट दिया। सलीम के मुंह से निकला हर सच जैसे पुलिस की रगों में आग बनकर दौड़ गया। एक पल भी गवाए बिना पुलिस शबनम के गांव की तरफ निकल गई। पुलिस ने शबनम पर सवालों की ऐसी बारिश की कि वो उसमें डूब गई। एक, दो नहीं, पूरे 649 से भी ज्यादा सवाल। शुरुआत में शबनम हर बार यही कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन घंटे दर घंटे सच का बोझ उसके चेहरे से झलकने लगा और आखिरकार उसकी खामोशी टूट गई। उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने और सलीम ने मिलकर सबको मारा है। एक मोहब्बत की खातिर शबनम और सलीम ने वो सारी हदें पार कर दी जहां इंसानियत सांस लेना छोड़ देती। प्यार के अंधे जुनून में उन्होंने 7 जिंदगियां बड़ी बेरहमी से छीन ली, हर रिश्ते का कत्ल कर दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। शबनम और सलीम के गुनाह कबूल होते ही पुलिस ने सबूतों की कड़ी जोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले सलीम उसी तालाब तक ले जाया गया जहां उसने खून से लथपथ कुल्हाड़ी रात के अंधेरे में फेंक दी थी। इसी बीच शबनम के घर में हुई तलाशी ने और परतें उधेड़ दी। उसके घर से उसके खून में सने कपड़े बरामद हुए और वहीं से नशीली गोली का रैपर भी मिला। ये तमाम सबूत कुल्हाड़ी से लेकर खून में सने कपड़े तक सलीम और शबनम को अपराध की आखिरी सीढ़ी तक ले जाने के लिए काफी थे। यानी कि पुलिस सारे पर्याप्त सबूत जुटा चुकी थी और हुआ भी वही। कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले तक पहुंचने से पहले शबनम के वकीलों ने दावा किया कि पुलिस के सारे सबूत इनडायरेक्ट हैं, मतलब जो भी मिला है, जो भी बताया गया है, वो पुलिस की रची, पुलिस की गढ़ी अपनी एक कहानी है। उन्होंने यह तक कह दिया कि पुलिस ने सलीम और शबनम को दबाव में लाकर जुर्म कबूल करवाया है। शबनम के वकीलों ने कानून से यह भी सवाल उठाया कि एक लड़की अपने ही परिवार को मारने के बाद इतनी जल्दी खून के धब्बे कैसे मिटा सकती है। लेकिन इसके बाद भी शबनम और सलीम को सजा हुई क्योंकि पुलिस के पास
दोनों का लिखित कबूलनामा था। मुरादाबाद जेल में शबनम ने 2008 में एक बेटे को जन्म दिया, एक मासूम जो अपने माता पिता के अपराधों से बिल्कुल अनजान था। बाद में उस बच्चे को नॉर्थ इंडिया के कपल ने लीगल तरीके से गोद ले लिया ताकि उस बच्चे का भविष्य सुधारा जा सके। जेल की अंधेरी कोठरियों में उसका भविष्य कैद होकर न रह जाए। इधर दूसरी तरफ अदालत ने शबनम को फांसी की सजा सुनाई। फिर साल 2021 में शबनम के बच्चे ने अपनी मां को फांसी की सजा न मिले इसकी गुहार लगाई, लेकिन शबनम का गुनाह इतना बड़ा था कि उसके सामने इस बच्चे की आवाज, इसकी अपील बहुत छोटी थी। आजाद भारत के इतिहास में शबनम पहली ऐसी महिला बनी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सच ही कहते हैं, जब प्यार रास्ता भटक जाए तो वो मंजिल नहीं देता, बल्कि जिंदगियां तबाह कर जाता है। समाज भले ही अनगिनत परंपराओं और बनाई गई बेड़ियों के बीच जकड़ा हुआ, मगर इन बेड़ियों को तोड़ने का रास्ता अपराध से होकर तो कतई नहीं जाता। इंसानियत तभी बनती है जब इंसान अपने जज्बातों पर काबू रखे, न कि जब वो अंधे कानून में खुद को ही गहरी खाई में